हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2023 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ईडीएस स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि स्पेशल हम लोग 2023 के लिए ज्योग्राफी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आपको बता दें कि आज के क्लास में वैसे क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली आपको यहाँ से 100% आपको यानी यहाँ से क्वेश्चन जो सो पूछे जाएंगे। और जितने सारे प्रश्न जो है आपका तैयार किया गया है ये आपका पैटर्न के अनुसार यानी 2023 का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार इसको तैयार किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आज का क्लास आपको मिस नहीं करना चाहिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इससे आपका दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए उससे पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि परिवहन तथा संचार में अंतर बताइए। देखिए, परिवहन तथा संचार में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ आपको हम बता दिए, इधर परिवहन लिखे हैं और इधर आपका यानी संचार लिखे हैं। तो देखिए, परिवहन में जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लाने ले जाने की विधि को परिवहन कहलाता है, राइट। यानी पहला पॉइंट इसका है। अब इसका पहला पॉइंट संचार का क्या है, समाचारों तथा विचारों को एक जगह से दूसरे जगह को भेजना संचार कहलाता है। यानी कोई संदेश यानी कोई समाचार जो है उसको एक जगह से दूसरे से जगह यानी भेजना, इसी को यानी संचार कहलाता है, राइट। चलिए आप देखिएगा, दूसरा इसका क्या है कि दूसरा पॉइंट इसका है यातायात के मुख्य प्रकार के स्थल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग। इसमें जो होता है क्या, यानी परिवहन में क्या होता है, जल मार्ग होता है और स्थल मार्ग यानी वायु मार्ग, यानी 3 मार्ग है। और संचार में क्या के साधनों में क्या होता है, डाक होता है, तार होता है, टेलीफोन होता है तथा इंटरनेट शामिल है। तो देखिए, इसमें जो संचार में जो आता है आपका यानी ये तीनों शामिल होता है, टेलीफोन शामिल होता है, तार होता है, इंटरनेट होता है। और उसी तरह इसमें जो परिवहन में जो होता है स्थल मार्ग होता है, जल मार्ग होता है और वायु मार्ग होता है, यानी 3 इसमें तो होता है और इसमें भी ये 3 है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि प्राचीन काल में पशु द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां यातायात के साधन थे। यानी प्राचीन काल में जो है पशु के द्वारा यानी खींचा जो जाने वाली गाड़ी जो है यातायात के साधन थे, जैसे कि घोड़ा गाड़ी हो गया, एक्का गाड़ी, ये सब सारा जो है यानी किसमें थे, यानी ये जो है आता है यानी परिवहन में आता है, परिवहन के अंतर्गत आता है। अब बात करें हम लोग तीसरा पॉइंट यानी संचार का, तो प्राचीन काल में संचार के साधन नहीं होने के चलते परिवहन के साधनों का ही उपयोग होता था। देखिए, उस टाइम में भी जो होता था यानी क्या होता था, प्राचीन जो पहले संचार का यानी साधन नहीं था तो उस टाइम में क्या होता था, यानी उसके परिवहन के द्वारा ही यानी भेजा जाता है उस समय में भी, ठीक है, संचार को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, मतलब इसमें चौथा पॉइंट क्या है, ये साधन पेट्रोल डीजल तथा विद्युत शक्ति से चलता है। ये साधन जो है क्या किससे चलता है, पेट्रोल डीजल तथा विद्युत शक्ति से चलता है और ये साधन विद्युत तरंगों से चलती है। ये क्या होता है, विद्युत तरंगों से चलती है। तो ये कुछ था, यानी इसका अंतर स्पष्ट किया, आपको समझ में आ गया होगा। परिवहन तथा संचार में अंतर स्पष्ट आई होप आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि संचार से आप क्या तात्पर्य है, यानी संचार से क्या तात्पर्य आपको, ठीक है। उत्तर इसका क्या है, संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। यानी संदेशों का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे जगह यानी पहुंचाना, इसी को क्या कहलाता है, यानी संचार कहलाता है, ठीक है। मानव अपने आवश्यकता के अनुसार समय पर संचार के विभिन्न साधनों का विकास किया है, जैसे डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट आदि जो है ये संचार के अंतर्गत आता है, राइट। आपको आई होप समझ में आ गया संचार क्या है और इसका तात्पर्य से आपको भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन अभी आपको हम करवा रहे हैं बहुत ही मोस्ट विवेक है। आप लोग को एक भी बच्चे को क्लास स्किप नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी 2000 एग्जाम की संपूर्ण तैयारी किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आपके लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है। तो आपको बता दें कि विश्व में जनसंख्या वितरण को एक समान नहीं है। देखिए, विश्व में जो है जनसंख्या जो है समान रूप से नहीं पाया जाता, कहीं ज़्यादा पाया जाता है, कहीं कम पाया जाता है। उसका रीज़न होता है, ठीक है। उसका क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न जगहों में घनत्व यानी कम पाया जाता है। जनसंख्या प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो है निम्नलिखित है, जो आप लोगों को भी पता होगा। ये सब कारण के वजह से ही जो है मतलब जनसंख्या क्या होता है, कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। पहला मेन पॉइंट इसका जो है कारण है प्राकृतिक कारण, यानी ठीक है, प्रकृति का जो कारण होता है उसमें क्या होता है, इसमें धरातल की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल तथा खनिज पदार्थ इत्यादि उपलब्ध होते हैं। देखिए, अगर आप लोग कहीं जानते हैं कि प्रकृति का मतलब ये हुआ कि देखिए कहीं होता है क्या कि बाढ़ वाला इलाका हो गया जहाँ पानी आता है, या कहीं मतलब उसका जो है बनावट अच्छा नहीं होता है, किसी को सुविधा नहीं होता है, बहुत तरह का यानी मृदा होता है, भूस्खलन होता है, तो उस जगह में जो है लोग जो है कम बसते हैं, ठीक है। जहाँ हर तरह की उसको फैसिलिटी हो, हर तरह की सुविधा हो, तो लोग वहाँ बसना यानी पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये
मेन पॉइंट इसका कारण क्या होगा, प्रकृति का मतलब जो दिया हुआ कारण है ये इसका मतलब मेन पॉइंट कारण है। ठीक है, दूसरा कारण इसका क्या है, सांस्कृतिक कारण। ठीक है, सांस्कृतिक कारण है, इनमें धर्म है, भाषा, संस्कृत आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखिए क्या होता है कि सांस्कृतिक कारण ये है कि कहीं जो अगर अलग धर्म के लोग हैं तो वहाँ उसका बगल में और कोई धर्म नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर वहाँ अगर भाषा कुछ अलग बोला जाता है तो ये वहाँ नहीं जाएंगे, उस जगह नहीं जाएंगे। खास करके गाँव देहात में ज़्यादा होता है कि लोग जो है यानी जिस भाषा के लोग अगर जो बोलते हैं उसी भाषा के लोगों में यानी बसना पसंद करते हैं, या वही धर्म में यानी बसना पसंद करते हैं, या वहाँ के संस्कृति से वाकिफ़ है, वहाँ के लोगों से यानी बातचीत करते हैं किस तरह का यानी क्या है परंपरा है, तो वहाँ ज़्यादा जो है लोग बसते हैं। ठीक है, अगर उस तरह का अगर उसको अगर मतलब सुख सुविधा अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ नहीं बसेगा। तो इसका मेन पॉइंट ये दूसरा कारण भी इसका संस्कृत कारण है कि लोग जो है मतलब कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, यही इसका कारण है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित करने वाला कारक में से ये दूसरा कारक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, चलिए आप बात है क्या आर्थिक कारक। क्या होता है कि आर्थिक कारक के यातायात के साधन का उद्योग आदि। देखिए यातायात के साधन में देखिए आर्थिक कारक जो माना जाएगा तो खास करके लोग जो है यानी कहाँ नहीं बसते हैं, आर्थिक कारण में। अगर किसी के पास अगर यातायात का साधन ना हो यानी फिर उद्योग का आदि का साधन ना हो तो वहाँ लोग नहीं बसते हैं। खास करके शहरों में जो है मतलब शहरों में जो है क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े शहरों में खास करके ये सब चीज़ में यानी बसने में मतलब ये करते हैं, बसा जाता है। लेकिन गांव के लोग कहीं वहाँ बसने नहीं जाएगा, जहाँ आर्थिक कारण साधन सुख सुविधाएं नहीं बिल्कुल ना हो तो वहाँ लोग बसेंगे नहीं बसेंगे। तो ये भी एक आर्थिक कारण महत्वपूर्ण कारक है। आप बताएं कि राजनीतिक कारण, अशांति, युद्ध, गृह युद्ध आदि कारक होता है। जैसे कि राजनीतिक कारण में क्या होता है कि अगर कहीं अगर मतलब बार बार कोई आदमी अगर क्या करता है, गृह युद्ध करता है या मतलब युद्ध होता है कि शांति यानी भंग हो जाता है तो लोग वहाँ से क्या करते हैं यानी प्रवास कर लेते हैं यानी दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है मेन पॉइंट इसका, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण और प्राकृतिक कारण। ये चार महत्वपूर्ण कारक का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, भारतीय नगरीय जनसंख्या की स्पष्ट कीजिए। यानी भारतीय नगरीय जनसंख्या की जो स्पष्ट करना है आपको, नगरीय जनसंख्या भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति में सुधार के साथ साथ नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। देखिए अब जो है धीरे धीरे पहले लोग जो है पहले कहाँ गांव में यानी पहले बसे रहते थे, अब जो है गांव के लोग जो है कहाँ अभी शहर के ओर पलायन करता है। यानी किसके ओर पलायन करता है, क्योंकि शहर के ओर, इसलिए क्योंकि वहाँ उसको हर तरह की सुविधा मिलता है, बिजली, यातायात, उद्योग वगैरह हर तरह की सुविधा, मतलब उसको रोजगार भी प्रदान करता है शहर में अक्सर। ठीक है, तो लोग जो है अब यानी शहर में बसना पसंद करते हैं। कल नगरीय जनसंख्या 21.72 करोड़ था 1991 में नगरीय जनसंख्या 21.72 करोड़ था, जो कुल जनसंख्या 25.72% थे। 1911 के जनगणना के अनुसार 37.7 करोड़ व्यक्ति जो है नगरीय में निवास कर रहे हैं। तो देखिए कितना यानी डिफरेंट हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो है काफ़ी यानी प्लान कर रहे हैं शहर की ओर। कुल जनसंख्या इतना प्रतिशत है जो 1901 में नगरीय जनसंख्या 2.59 करोड़ थी। इस प्रकार 10 वर्षों में देश में नगरीय जनसंख्या करीब 14 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। 2001 में जनगणना के नगरों की जनसंख्या इतना थी यानी मतलब 1362 थी, जो बढ़कर के 2011 में 3864 हो गई है। तो देखिए आपको पता हो गया होगा। ठीक है, कितना जो है मतलब बढ़ा है पहले से। नगरीय जनसंख्या का अर्थ होता है कि ऐसे जनसंख्या होता है जहां पर जनसंख्या घनत्व और मानव क्रियाकलाप उस सेना के आसपास के लोगों से अधिक होता है। और नगरीय जनसंख्या आमतौर पर नगरों, कस्बों या मतलब उपनगरों की विस्तारितों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रामीण जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए नगर में जो नगर लोग जो बसे रहते हैं उन्हीं को यानी क्या काउंट किया जाता है, नगर के लोग को ही काउंट किया जाता है नगरीय जनसंख्या में। ठीक है, ना कि मतलब गाँव के लोग को यानी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पे। ठीक है, मतलब क्या है कि नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए नोएडा भारत में दिल्ली से सटा हुआ एक उपनगरीय क्षेत्र है। नोएडा जो है एक उपनगरीय क्षेत्र है जो यूपी और कहाँ दिल्ली के बॉर्डर के बीच में आता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रीज अथॉरिटी से यानी संक्षिप्तीकरण से है। ठीक है, बना है। इसका मतलब आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। यह विभिन्न सेक्टरों में बांटा हुआ है। नोएडा का औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी महत्व है, यानी नोएडा को जो है औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी महत्व है, जो यूपी में ये बसा हुआ है, दिल्ली से सटा यूपी में। ठीक है, यानी उसका बीच में ही आता है ये। बरौनी बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के अंतर्गत स्थित है। यहाँ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें इंडियन ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर, हिंदुस्तानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, बरौनी डेयरी आदि अनेक प्रकार से मतलब विकसित होने के कारण काफ़ी महत्व है बरौनी का। खास करके बरौनी जो है तेल के लिए जो है
काफ़ी मतलब ये जो है फेमस है, ठीक है। हाँ, और ये जो है नोएडा जो है आपका यानी औद्योगिक में क्षेत्र में भी इसका भी काफ़ी है, अलग अलग सेक्टर में जो है ये बांटा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका यानी सब्जेक्टिव, कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ से आपको लगभग सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कोई बच्चे आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रट लेंगे या नोट कर लीजिएगा। आप देखिए, हम लोग इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, जो उसको अब यानी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग प्लीज़ एक बार करके अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है, देख पा रहे हैं, क्या कहलाता है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है कौन है, यानी नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक के बारे में बताना है। रेडजेल है, टेलर है, हम्बोल्ट है, आपका ब्लास है। तो बताइएगा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो थे यानी टेलर थे, यानी ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। देखिए, संभववाद शब्द का जो प्रयोग जो है कौन सा यानी विद्वान ने किया था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लुसियन फेवरे ने जो है यानी संभववाद शब्द का सबसे पहले यानी प्रयोग किया था, ठीक है। आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। भूगोल का जनक माना जाता है, यानी भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन में आपका यूनान को कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भूगोल का जो जनक कहा जाता है यानी यूनान को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। एशिया में है, या अफ्रीका, या आपका दक्षिण अमेरिका, या उत्तरी अमेरिका में। तो बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एशिया महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में जो है सर्वाधिक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का जो लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। आपको पता होगा लिंगानुपात यानी किसको कहा जाता है, यानी 1000 लड़कियों में जो है कितने लड़कियां हैं। तो देखिए, ये जो है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि यानी लेटविया में जो लगभग 1000 से प्लस है, 1000 लड़का पे 1000 से प्लस लेटविया में जो है क्या है यानी स्त्रियां हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है, यानी भारत में 1 हेक्टेयर कृषि पर भूमि पर जो है कितने व्यक्ति जो है आश्रित है। 5 व्यक्ति आश्रित है, या आपका 15 व्यक्ति, या 12, या 0.4 व्यक्ति है। तो बताइएगा, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 5 व्यक्ति जो है पर व्यक्ति जो है 1 हेक्टेयर में जो है आश्रित है, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, यानी कम जनसंख्या वाला जो है महादेश जो है आपको बताना है सबसे कम। तो ये चीज़ आपको पता होगा नहीं, ओशिनियाना यानी ऑस्ट्रेलिया नदी मतलब नौदिकी द्वीप समूह, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है, यानी प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो डेफिनेटली आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आय वर्ग नहीं है, 0 से 14 वर्ग, या 15 से 59 वर्ष, या आपका 60 वर्ष से अधिक, या 90 वर्ष से अधिक। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, 60 वर्ष से अधिक। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, नॉर्वे है, आपका चीन है। तो बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, 10 नंबर सवाल का आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नॉर्वे, यानी ऑप्शन आपका सी सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, जो हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है यानी किससे संबंधित है, 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो आपका यानी फल एवं सब्जी से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका डी सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आप टेस्ट के रूप में इसको आप यानी यूज कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। देखिए, शुष्क कृषि निम्न में से यानी कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्न से कौन सी फसल जो है सो नहीं बोई जाती है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रोगी, ज्वार, मूंगफली, या आपका गन्ना। तो बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, गन्ना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। गेहूं की खेती के लिए आदर्श यानी तापमान कितना होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो है सो कितना होना चाहिए, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका बी सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। देखिए, ब्राजील में जो कॉफी बागान को है जो सो फेजेंडा कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन खाद्य फसल है, निम्न में से जो है सो
कौन खाद्य फसल है? पहला आपका गेहूं है, दूसरा गन्ना है, तीसरा कॉफी है, चौथा आपका चुकंदर है। तो बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए इसमें से जो है खाद्य फसल जो आपका गेहूं है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी गेहूं विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न प्रदेशों में यानी किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है मतलब नहीं की जाती है? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, अमेरिका एवं कनाडा के पेरिये क्षेत्र में, या आपका यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में, या अमेजिन बेसिन में। तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अमेजिन बेसिन यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से यानी कौन सी कृषि पर मतलब कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? कोल खोज, या आपका अंगुरोत्पादन, या आपका मिश्रित कृषि, या आपका रोपण कृषि। 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे आप देख पा रहे हैं। बगावती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? ठीक है, जो बगावती जो कृषि जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे यानी विकसित है? 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल सही है और एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। इसका आंसर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया यानी ऑप्शन आपका ए सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो है इनमें से यानी कौन सा है? सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट, यानी ये चारों प्रकार है। इन चारों प्रकार में सबसे ज़्यादा जो है इसमें यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगा वो उत्तम किस्म का यानी कोयला कहा जाता है। तो एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, आपको अभी हम एक चीज़ बताएं कि जिसमें कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा पाया जाता है वो जो है उत्तम किस्म का कोयला कहा जाता है। उस टाइम आपको हम गलत बता दिए थे, ठीक है। वहीं आपको समझ में आई होप आपको आ गया होगा। यानी एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% यानी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जिसमें कम कार्बन की मात्रा पाया जाएगा वो उस घटिया कोयला कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम किस्म का यानी कोयला जो है आपका यानी पीट है, ठीक है, सबसे घटिया। उस बिटुमिन्स के बाद आपका घटिया पीट आता है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, पीट, यानी एक नंबर में एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में बिटुमिन्स, चौथा नंबर में आपका पीट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आई होप आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? कॉफी है, चाय है, गेहूं या आपका कपास? तो देखिए रेशेदार फसल की अगर बात करें तो ये जो आपका यानी कपास जो है आपका एक रेशेदार फसल है, यानी ऑप्शन आपका डी सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए जो है कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर सो क्या होगा? तो देखिए जो कच्चे माल यानी अन्य उद्योग के लिए जो है कच्चे माल का उत्पादन करता है वो होता है आधारभूत यानी उद्योग, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक यानी अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? बाजार है, पूंजी, आपका जनसंख्या घनत्व, या आपका ऊर्जा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए ऊर्जा जो है आपका यानी कोई मतलब इससे सॉरी जनसंख्या घनत्व जो है इससे निम्नलिखित औद्योगिक अवस्थापना का कोई प्रमुख कारक नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इन तृतीय क्रियाकलाप आपको बताना है। तो तृतीय क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है? यानी सेवा सेक्टर, ठीक है। तो इन चारों में से सेवा सेक्टर के अंतर्गत जो है सो कौन सा आता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखना चाहेंगे कौन बच्चे जो है सो आप लोग का परफेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी आंसर बताएंगे आप लोग, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यानी ऑप्शन आपका जो है डी सो राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका आंसर आपका व्यापार यानी ऑप्शन डी सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कृषि आपका प्रथम क्रियाकलाप है, मछली पकड़ना ये भी प्रथम आ जाएगा, आखेट आपका दूसरा में आता है शायद, और व्यापार जो आपका तीसरा में आता है, जैसे नौकरी, सेवा, ये सब जितने सारे आता है ये जो डॉक्टर वगैरह ये सारा आपका सेवा क्षेत्र में आएगा, ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, यानी शिक्षा और कानून जो है कौन सा क्रियाकलाप है? तो आपको हम बताएं अभी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ये क्योंकि जो सेवा आपको देता है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर आपका तृतीय होगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर का ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है तृतीय चतुर्थ भी दिया हुआ रहता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा, या इनमें से सभी? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। परिवहन भी आपका क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। व्यापार भी आपको सेवा प्रदान करता है। संचार और सेवाएं ये आपका सारा ये भी प्रदान करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ऑपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मतलब मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वियना में है, जकार्ता है, आपका हनोई, आपका जेनेवा। तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका वियना जो है ऑप्शन ए जो है सो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कार है यानी WW के आविष्कार जो है यानी कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है।
यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जो है आविष्कारक है यानी कौन है? रीटोमिलियंसन है, जॉन बर्जन है, या टिम बर्नर्स ली है, या आपका विंड सर्फ है? तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो है कौन है, यानी टिम बर्नर्स ली है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के टिम बर्नर्स ली, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, यानी बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो है सो क्या परिवहन किया जाता है? तो आपको पता होगा पेट्रोलियम इसमें परिवहन किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग यानी कौन सा है? कैप मार्ग है, उत्तरी प्रशांत महाद्वीप मार्ग होगा, या आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग होगा, या दक्षिण अटलांटिक मार्ग होगा? 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग होगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन सी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं, यानी किस प्रकार जो है सो वर्गीकृत किया गया है आपको बताना। नौसेना पतन, या विस्तृत पतन, या तेल पतन, या आपका औद्योगिक पतन? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी विस्तृत पतन, यानी ऑप्शन बी सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो देखिए जो इसमें जो होता है कोलंबिया और ब्राजील में जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन जो होता है यानी कहवा होता है। ठीक है, और जो है ब्राजील में जो है फेजेंडा कहा जाता है कहवा को। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मराकाईबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? वेनेजुएला में है, ईरान में, या जापान, या आपका कनाडा में? तो बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो जल्दी बताएंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका वेनेजुएला हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व के किस देश में होने वाले निर्यात वस्तुओं की सबसे अधिक मतलब विविधता है? जापान में, या आपका जर्मनी, या आपका चीन, या आपका भारत? तो बताइएगा 33 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? जल्दी आंसर बताने का कोशिश करेंगे। 33 का आपका ऑप्शन बी जो सो राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहाड़ी मरुस्थल में जो है सो कौन सी जनजाति निवास करती है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपको पता होगा, बुशमैन जो है इसमें ये करता है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाबा बुदन पहाड़ी जो है सो कहाँ पे है? बाबा बुदन पहाड़ी के बारे में आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बाबा बुदन पहाड़ी जो आपका यानी कर्नाटक में है, तो इसका आंसर आपका ए जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है? नागपुर आपका होगा, या आपका अबू होगा, या आप देखिएगा आगे क्या है आपका यानी मास्को होगा, या आपका फिलाडेल्फिया है? तो जल्दी बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, नागपुर, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? हरियाणा का, गुजरात का, पंजाब का, या हिमाचल प्रदेश का? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हरियाणा, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही विवेक क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? 950 है, 930 है, या 943 या 960? तो बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सो आंसर क्या होगा? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में लिंग अनुपात है तो 943 यानी 1000 यानी पुरुष पर जो है कितना यानी 943 स्त्रियां हैं। ठीक है, तो यानी इतना है। आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो है पूरा विश्व में कहाँ का है? लाटविया का है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? लाटविया। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान जो सबसे बड़ा यानी क्या है यानी राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यानी राजस्थान है, राइट। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि है, ठीक है, और इसमें जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का जो है ह्रास हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए ये जो है 1911 से लेकर 1921 तक जो है सो ह्रास हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन करवाए आपको, बहुत ही स्पेशल आपके एग्जाम के लिए था। और आप लोग सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, रट लीजिए, साथ में हो सके तो नोट भी कर लीजिए। और आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ आप लोग जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो इसका लाभ ले सके। तो चलेगा इस सो यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए धन्यवाद।